नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएसआई न्यू प्रैक्टिस सेट 2025 के तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और स्पेशली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है वह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? कह रहा है कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश है, मतलब किसके बीच लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है राणा सांगा, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन सी है हेमू। ये हेमू लिखा है, हो सकता है सही से ना दिखाई दे। फिर ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। असल में जब आपका मुगल वंश आया था, इससे पहले मुगल वंश से पहले आपका लोदी वंश था। ठीक है, कौन सा वंश था भाई? लोदी वंश था। और इसमें भी स्पेशल 3 जो है राजा हुए थे। इसकी ट्रिक है वासाई। इसका मतलब है पहले जो बहलोल लोदी का पहला जो शासक था या राजा था वो था बहलोल लोदी, और जो सेकंड वाला था उसका नाम था सिकंदर लोदी, एंड जो थर्ड वाला था इब्राहिम लोदी। यही वाला इब्राहिम लोदी है। इसी ने 1526 में पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में जो है बाबर के साथ में युद्ध किया और ये जो है हार जाता है। इसी युद्ध के साथ ही भारत में जो मुगल वंश होता है उसकी नींव पड़ जाती है। किसकी? मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। और कौन रखता है? तो वो रखता है आपका बाबर। मुगल वंश का संस्थापक और पहला शासक कौन था? तो बाबर था, क्योंकि वही पानीपत का प्रथम युद्ध जो है लड़ता है और फाइनली जीतता है। पानीपत की अगर हम स्पेशली बात करें फ्रेंड्स, पानीपत की, तो ये पड़ता है आपका हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है पानीपत। और पानीपत में एक नहीं फ्रेंड्स, पानीपत के नाम से 3 युद्ध हुए हैं। कितने? 3 युद्ध हुए हैं। तो पहला तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब देखते हैं सेकेंड वाला, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में ये वाला जो है युद्ध होता है अकबर किसके बीच? अकबर के बीच। और सेकंड में कंफ्यूज हूं कि सेकंड कौन था। आई थिंक हेमू हो सकता है, आप एक बार इसे रिकॉल कर लेना। ठीक है ना। फिर जो आपका थर्ड होता है वो होता है फ्रेंड्स 1761। किसके किसके बीच में? तो जो मराठा शासक होते हैं, किसके किसके बीच में? तो जो आपके मराठा शासक थे उनके, और अफगानिस्तान का एक शासक था अहमद शाह अफदाली। अहमद शाह अफदाली। तो उनके बीच में युद्ध जो है होता है और फाइनली मराठा जो है हार जाते हैं। अहमद शाह अफदाली की विजय होती है। इस पे मूवी भी बन चुकी है, पानीपत का तीसरा युद्ध। अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो, इसके बारे में आपको जो क्लैरिटी वहां पे आ जाएगी। फिर बाबर जो है लगातार फ्रेंड्स कितने युद्ध करता है? पानीपत युद्ध के साथ में वो शुरू होता है और लगातार 4 युद्ध करता है वो। कितने? पानीपत का पहला, फिर उसके बाद में खानवा का। कौन सा? खानवा का। फिर है चंदेरी का। फिर कौन सा है? चंदेरी का। और फिर है घाघरा का। ठीक है, पानीपत का पहला तो देख ही चुके हैं, तो इसमें तो देखना नहीं है। जो खानवा का युद्ध वो करता है, और ये सभी बाबर ही। तो एक तरफ तो बाबर ही बाबर है, एक तरफ तो भाई बाबर ही है, क्योंकि युद्ध सदैव 2 पार्टियों के बीच में होता है। और सबसे खास बात है, जो चारों युद्ध वो करता है, ठीक है ना, तो चारों में किसी में वो हारता ही नहीं है, सभी में जीतता है और लगातार करता है। तो याद रखना भी आसान, ये 26 में करता है, ये आपका 27 में करता है, और ये वाला आपका 1528 में करता है, और ये वाला आपका 1529 में करता है। तो ईयर भी
पहला आप ध्यान रखिए और इसके बाद में वो लगातार ही करता है, बस नाम आपको ध्यान रखना है। पहला तो वो करता है इब्राहिम लोदी के साथ में, फिर दूसरा करता है बाबर राणा सांगा के साथ में, 27 वाला किसके साथ में, राणा सांगा के साथ में करता है। फिर उसके बाद में तीसरा करता है वो तीसरा जो है वो करता है ये चंदेरी वाला, किसके साथ में करेगा भाई, क्या बोलते हैं, मेदनी राव, मेदनी या मोदनी राव, मेदनी राव के बीच में करता है। और चौथा करता है हेमू के मध्य, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, पानीपत के युद्ध से संबंधित और आपका जो बाबर है उससे संबंधित, ठीक है। अगर बहुत एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो उसको तो मैं जरूर ही बताऊंगा। व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। किसने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने या फिर फ्रेंच डचों ने, तो किन्होंने ऐसा किया था। चलिए राइट जवाब इसका जानते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, डच। क्या राइट जवाब होगा, ऑप्शन डी, डच इसका राइट जवाब होगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने सबसे पहले जो अपना कारखाना या कह सकते हो अपना मिल या फैक्ट्री स्थापित की, तो वो आपका शहर था सूरत। कौन सा सूरत है ये गुजरात वाला सूरत है। कौन सा सूरत है, गुजरात वाला सूरत। तो यहाँ पे ये स्थापित करते हैं। पुर्तगालियों के बारे में पता ही होगा, गोवा कहाँ स्थापित करते हैं, ये गोवा, और गोवा को अपनी राजधानी भी बनाते हैं बीजापुर के बाद में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में ये भी ध्यान रख लो, जो पहला पुर्तगाली था वो 1498 में भारत आया था, वास्को डी गामा, और सबसे पहले वो केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। किस बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। और इस समय जो कालीकट का शासक था जमोरियन, वो इसका स्वागत करता है। क्या करता है, वो इसका स्वागत करता है। ये अभी तो चला जाएगा, लेकिन फिर से ये 1501 या 2 में 1 में फिर से आएगा यार, ये जो है अगेन में आता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। हाँ, जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, जो ये क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके यूपीएसआई में आ ही चुके हैं, ठीक है। तो ये मत समझना बहुत इजी है, नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, आर्य नरेंद्र देव हैं, या फिर दयानंद सरस्वती हैं, या फिर राजा राम मोहन राय हैं, या आचार्य विनोबा भावे हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, सो इसका फ्रेंड्स राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है मैं बहुत अधिक टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे और जो राइट जवाब होगा वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आप वेट कर लीजिए, और हम तो आंसर बता ही रहे। चलिए थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है ना, दयानंद जो सरस्वती थे, तो इन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब, तो 1875 में, और आपकी कहाँ पे, मुंबई में इसकी ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इसके अलावा में इन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, ठीक है। कौन, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। इसके अलावा में इन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश करके किताब भी लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश करके इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो इतनी बात आपको जो है ध्यान रखना। एक नारा भी इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना। तो ये भी इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, मोटे तौर पे स्वामी दयानंद सरस्वती आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं भाई, राजा राम मोहन राय, इन्हें भारत में जो है किसके अग्रदूत कहा जाता है, समाज सुधारक हैं ये। महाराष्ट्र साइड में इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। भारत में जो है जो विधवा विवाह है
या जो सती प्रथा है तो उस पे भी इन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ काम करके अंकुश लगाया था, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। जो भारत में आपने पुनर्जागरण का नाम सुना होगा, पुनर्जागरण का नाम सुना होगा, तो इसके ये जनक कहे जाते हैं या फिर कह सकते हो प्रणेता कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही जो दक्षिण भारत है उसमें लोग जागरूक हुए थे। इन्होंने जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, जो बुराइयां फैली हुई थी, इन्होंने उनको दूर करने की कोशिश की थी। इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है। फिर आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे भारत के, और जैसे ही भारत आजाद हुआ था तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था भूदान आंदोलन। क्या नाम था? भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। और ये इन्होंने 1951 में तेलंगाना से चलाया था, तेलंगाना। अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है तो आंध्र प्रदेश फ्रेंड सही होगा, क्योंकि तब जो है आपका तेलंगाना नहीं बना था। और अगर आंध्र प्रदेश नहीं है, तेलंगाना ऑप्शन में है, तो तेलंगाना सही होगा। ठीक है ना? इसमें क्या किया जाता था, हम सभी को पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सबसे ज्यादा जो भूमि थी, जो कृषि थी, वो फ्रेंड्स जमींदारों के पास थी। किसके पास थी? जमींदारों के पास थी। ऐसे बहुत सारे किसान थे जिनके पास जमीन बिल्कुल थी ही नहीं। अब उनके सामने समस्या आई कि भाई वो जो है अपनी आजीविका या फिर अपनी लाइफ कैसे गुजारें, वो जो है क्या कमाएं, खेती तो उनके पास है नहीं। तो इन्होंने खुद अपनी खेती जो है, आचार्य विनोबा भावे जी ने अपनी खेती जो है, ऐसे लोग थे जो गरीब थे, जिनके पास खाने के लिए करने के लिए कुछ था ही नहीं, खुद अपनी जो है इन्होंने अपनी खेती दी थी। प्लस इनके तरफ के मतलब दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो रियासतें थी, तो उनसे इन्होंने अपील की थी कि आप भी ऐसा करिए, आपके पास ज्यादा खेत है तो आप अपने क्षेत्र में जो भी ऐसा है जिसके पास खेत नहीं है और उसके पास करने के लिए कुछ है भी नहीं, तो आप उसको खेत दान करिए। तो इसी को बोला गया है, क्या बोला गया? भूदान आंदोलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आई होप कि समझ में चीजें आ रही होंगी। अगर आ रही हो तो प्लीज लाइक तो करना ही है और शेयर भी अधिक से अधिक करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महादेव देसाई को, दयानंद सरस्वती को, आचार्य नरेंद्र देव को, या गोपाल कृष्ण गोखले को? किसको मानते थे? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, क्योंकि जब रिकॉर्डेड क्लास जो है करनी पड़ती है तो बीच में बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है, बोलना ही पड़ता लगातार। तो प्यास लग गई है भाई। चलिए इसका राइट जवाब जानते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। कैसे? राजनैतिक गुरु थे। ठीक है ना? और अगर इनके भी गुरु का नाम पूछ ले, गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम पूछ ले, तो मुझे नाम क्या नाम है भाई, इस समय मेरे दिमाग से जो है वो नाम उतर चुका है। रनाडे करके नाम है, रनाडे करके नाम है, आप लोग सर्च कर लेना। और ये जो है इकोनॉमिस्ट थे, मतलब अर्थशास्त्री रनाडे जी थे। मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, शॉर्ट नाम याद आ रहा है। ठीक है ना, रनाडे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करवाएंगे। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को, या फिर 26 नवंबर को? तो इसका देखो, ये तो आप वैसे भी काट सकते हो, बस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 23 जून इससे संबंधित है ही नहीं। अब कंफ्यूज होंगे तो आप किसमें होंगे? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो है इसी दिन पर हमारा संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था, वो जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो कह सकते हैं कि हम गणतंत्र हुए थे। वही इसका राइट जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी, अर्थात 26 नवंबर इसका राइट जवाब होगा।
26 नवंबर को ही हम जो है संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। रीजन क्या है, क्यों मनाते हैं संविधान दिवस? क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को, ईयर देख लीजिए, ये है 1950 और ये है 26 नवंबर 1949 को जो हमारी संविधान सभा थी उसने फ्रेंड्स हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। आप जब इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड लिखा है अंगीकृत, अधिनियमित किया था, अधिनियमित और आत्मार्पित आत्मार्पित, ठीक है। तो ये चीज किया था, तो इसलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। एक चीज और ध्यान रखो, 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी फ्रेंड्स हम लोग मनाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत जो है अब विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी बन चुका है। इससे पहले अमेरिका हुआ करता था, लेकिन भारत में बहुत जबरदस्त काम किया इस पे। आपने भी अनुभव किया होगा कि आपके गांव के आसपास कई डेयरियां खुल गई होंगी। गवर्नमेंट कई तरीके की योजना चला रही है, ठीक है ना। चलिए और कुछ देख सकते हैं इसमें, चलिए बस इतने रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? गलत होना ही नहीं चाहिए। इतनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट करवाया है, इतनी बार बताया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत होने की नो पॉसिबिलिटी। 6, 12, 18 या फिर 24। तो फ्रेंड्स अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, तो वर्तमान में, भाई है कह रहा है, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान फ्रेंड्स बना था तो 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में आपकी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची तो बहुत जल्दी जोड़ दी गई थी, 1951 में ही जोड़ दी गई थी। और ये क्यों लाई गई? ये इसलिए लाई गई कि अगर इस सूची में संसद कोई भी विषय डाल देती है तो जो हमारी कोर्ट है, जो कोर्ट सिस्टम है, वो इस पे रिव्यू नहीं ले सकता है, ठीक है ना। हालांकि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है नल एंड वाइड करार दिया, कहा कि भाई आप इसमें कुछ भी डाल लो, लेकिन हम तो उस पे जो है रिव्यू लेंगे ही लेंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। फिर उसके बाद में जो 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है फ्रेंड्स, वो जो है 1985 में जोड़ी जाती है। और इसका जो है इसका नाम क्या है? दल बदल कानून। फोन आ रहा है भाई, दल बदल कानून, समझ में आया ना? दल बदल कानून। फिर 11वीं अनुसूची, अब बताओ 11वीं अनुसूची में क्या होगा? तो भाई पंचायती व्यवस्था थी, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ठीक है ना, 1993। फिर 12 में क्या किया गया फ्रेंड्स? 12 में क्या किया गया? 12 में किया गया आपका 12वीं जो अनुसूची थी वो भी जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई और सेम 1993 में ही जोड़ी गई। और इसमें जो है जो शहरी स्थानीय प्रशासन होता है, या कह सकते हो जो शहरी पंचायती व्यवस्था होती है, ठीक है ना, नगर निगम या नगर पालिका, तो उसका प्रावधान इसमें किया गया। तो क्या ये इतनी सारी चीजें क्लियर हैं? और 9वीं तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है फ्रेंड्स, है ना। चलिए और देख लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में। जब भारतीय संविधान बना था तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन फ्रेंड्स एक मौलिक अधिकार कम कर दिया गया। तो अगर वर्तमान में पूछे तो 6 अब भी हमारे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन अगर कहे कि भाई मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कितने थे, तो 10 थे, लेकिन ये जो है एक आपका बढ़ा दिया गया है, तो मतलब इसका अब ये हो चुके हैं हमारे 11। समझ में आ रही बातें? फिर जो है जब संविधान बनाया गया था फ्रेंड, तो उसमें 14 भाषाओं को जोड़ा गया था, लेकिन अब वर्तमान की अगर बात करें तो 22 भाषाएं हमारे संविधान में हो चुकी हैं। अनुसूचियों को जस्ट हमने अभी देखा है, ठीक है ना।
चलिए भाई, इतना तो काफी कुछ है मेरे हिसाब से व्याख्या के लिए, नहीं तो और भी तुम्हें बता सकता हूं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत का प्रेसिडेंट देता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, या फिर कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं वो किसी नागरिक को सिटीजनशिप देते हैं, या फिर गृह मंत्रालय देता है, या फिर विदेश मंत्रालय देता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता है सो फ्रेंड्स आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, बहुत इजी होगा और इजीली तरीके से आप अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए भाई, नागरिकता दे रहे हो आप, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति तो नागरिकता से संबंध रखता ही नहीं है, वो तो संसद का काम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, उसने ऑप्शन में संसद कहीं दिया ही नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? संसद में क्या खाली राष्ट्रपति होता है? बिल्कुल गलत है भाई, राष्ट्रपति अकेले थोड़ी ना वो कर लेगा। प्रधानमंत्री द्वारा नहीं भाई, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो गृह मंत्रालय है फ्रेंड, वही नागरिकता अगर नागरिकता लेनी है या फिर किसी की नागरिकता को कैंसिल करना है या फिर उसे रद्द करना है, तब वो आपका कौन सा मंत्रालय जवाबदेह होता है? तो गृह मंत्रालय ही जवाबदेह होता है। आप ऑप्शन काट सकते थे। विदेश मंत्रालय जो विदेशी मामले होते हैं फ्रेंड्स, जो विदेशी मामले होते हैं, जैसे जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं, जो विदेश से व्यापार होता है हमारा, है ना, जो विदेश से सांस्कृतिक लेन देन होते हैं, तो उनको देखता है। वो जो है जो नागरिकता सब्जेक्ट है ना, इसमें ये कोई भी अपनी जो है टांग नहीं अड़ाता, तो इसका कोई संबंध है ही नहीं। ऑप्शन सी आपका राइट जवाब होगा। क्या समझ में आया है? एक चीज और ध्यान रख लीजिए यहीं से, जो सीबीआई का नाम आपने फ्रेंड सुना होगा, सीबीआई नहीं, माफी चाहता हूं, क्या बोलते हैं, एनआईए है, ईडी है आपकी, तो ये भी आपकी गृह मंत्रालय के तहत ही काम करते हैं। प्लस एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा आता है कि जनगणना ये कौन कराता है? अगर मिनिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री होती है, यही जनगणना के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और पूरे भारत देश में जनगणना यही कराती है। तो आपको ध्यान रखना है, गृह मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स मिनिस्ट्री होती है। नेक्स्ट का जवाब देना है आपको क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा राष्ट्रपति किसके परामर्श में या किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है? ठीक है ना, किसके परामर्श से ऐसा करता है? आप लोग पढ़िए, जवाब दीजिए। तब तक 1 मिनट मुझे थोड़ा काम है, ठीक है, आ रहा हूं मैं जस्ट अभी। तेरी 14 है। सो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं आ चुका हूं, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो भाई कह रहा राष्ट्रपति जो किसकी परामर्श से ऐसा काम करता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, यानी कि प्रधानमंत्री। अगर बात करें लोकसभा जो अध्यक्ष आपका होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो ऐसा करने के लिए परामर्श नहीं दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? सो फ्रेंड्स लोकसभा की अध्यक्षता करता है। कोई धन आपका कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है
या फिर वित्त विधेयक है, तो इसका निर्धारण भी आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, वो संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट जो सेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता भी यही करता है। यद्यपि जब जॉइंट सेशन होगा तो उसको जो है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही अध्यक्षता करता है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें फ्रेंड्स, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख आपका प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग का यह अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, नीति आयोग का ये अध्यक्ष होगा आपका। इसके अलावा में भी जैसे आपने NDRF का नाम सुना होगा, इसका भी अध्यक्ष आपका यही होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? संबोधित का मतलब किसे देता है, ठीक है। जवाब दीजिए इसका भाई, ये तो चलेगा ही। तो इसका क्या आंसर होगा भाई? कह रहा भारत के राष्ट्रपति को देता है, या फिर फ्रेंड्स PM को देता है, या लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। तो ये किसको देगा? तो फ्रेंड्स का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ये दोनों अपने त्याग पत्र जो है ना वो इंटरचेंज करते हैं, ये इसे देता है, ये इसे देगा, और ये जो है इसे देगा। ठीक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तरह, ठीक राष्ट्रपति और जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं इनकी तरह, ये त्याग पत्र इन्हें देगा और ये त्याग पत्र इन्हें देगा। लेकिन एक होता है राष्ट्रपति, एक होते हैं CJI ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जज ऑफ इंडिया। नियुक्ति की बात करें या शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति CJI को नियुक्त करेगा, शपथ दिलाएगा, और CJI राष्ट्रपति को नियुक्त करेगा और शपथ दिलाता है। बातें क्लियर हुई हैं? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, या वर्ण मंडल कहते हैं, या फिर फ्रेंड्स प्रकाश मंडल कहते हैं, या फिर कोरोना कहते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, ये अगर सूरज है तो ये वाला जो इसका बाहरी भाग है, ये वाला जो बाहरी भाग है भाई, प्रकाश सबसे ज्यादा यहीं पे होगा, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं इसको। जो अंदर वाला भाग है इसे फ्रेंड्स हम लोग कोरोना बोलते हैं। ये कोरोना कोई महामारी वाला नहीं है, जो सूरज के अंदर का भाग होता है उसको हम बोलते हैं कोरोना बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा देख लें क्या इसमें, अगर हम सूरज की बात करें तो एक क्रिया ध्यान रखेंगे आप लोग, संलयन की क्रिया। किसकी? संलयन। कहे कि भाई तारा या सूरज अपनी जो ऊर्जा है वो किस क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? तो जो नाभिकीय संलयन, एक वर्ड है नाभिकीय संलयन, उसके द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है ना, उसके द्वारा प्राप्त करता है आपका क्या? सूरज, राइट है। चलिए ठीक है, आगे देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? दोनों गोलार्धों पर समान दिन रात एक दिन में होते हैं। दोनों गोलार्धों पर ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसा कौन सा दिन है जब, देखो थोड़ा सा समझा देते हैं। ये मान लो पृथ्वी है और इसको बीचों बीच से बांटेंगे तो ये ऊपर वाला जो पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध और ये वाला पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर ऐसा कौन सी तारीख है जिस तारीख पर दिन और रात दोनों मतलब यहाँ पे दिन रात बराबर होंगे, यहाँ पे अलग से, तो वो तारीख बतानी है आपको, कौन सी तारीख होती है, ठीक है ना। चलिए बताइए भाई क्या जवाब होगा इसका? 21 जून या 21 मार्च, 5 जुलाई या 21 सितंबर, 21 मार्च, या फिर 23 सितंबर, 5 जून, या फिर 21 सितंबर। तो फ्रेंड्स इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये ऐसी डेट्स हैं जहां पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? कहने का मतलब है, अगर हम देखो पहले दोनों गोलार्धों उसने कहा है ना,
तो अगर हम इसकी बात करें 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च में दिन रात बराबर होंगे, और वही चीज जो है 23 सितंबर को भी दिन रात आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 21 जून बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून को क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, ये भूमध्य रेखा है और ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है। तो इधर वाले ये जो रीजन है ना, ये वाला इधर वाला रीजन, तो यहाँ पे 21 जून का जो दिन होगा वो वर्ष में सबसे बड़ा होगा, मतलब समय जो है वो बढ़ जाता है इसका। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए उत्तरी गोलार्ध में कौन सी तारीख पे सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसका राइट जवाब होगा 21 जून। 21 जून क्या होगा, 21 जून इसका राइट जवाब होगा। और 21 जून को ही हम लोग मनाते हैं विश्व योगा दिवस, जिसे हम योग बोलते हैं ना, विश्व योग दिवस बोल लो या फिर योगा दिवस बोल लो। विश्व योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड, तो 2015 में हुई थी। किसने शुरुआत की थी, तो भारत के पीएम मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और जो फ्रांस के पीएम है मैक्रों करके, ठीक है ना, तो उन्होंने शुरुआत की थी कहां से, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से इसकी शुरुआत की थी, जो पेरिस कन्वेंशन होने वाला था वहां से। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, जैसे कि 5 जून इंपॉर्टेंट है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि 5 सितंबर को फ्रेंड्स क्या मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। फिर अगर 5 अक्टूबर की हम बात करें फ्रेंड, तो इस दिन पे हम लोग मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट अगर फ्रेंड्स डेट देखें हम लोग, तो फिर 2 फरवरी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन पे हम लोग मनाते हैं वेटलैंड डे, वेटलैंड डे, ठीक है ना, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसकी थीम जो है पीसीएस एग्जाम वगैरह में बहुत ज्यादा ही पूछी जाती है। फिर अगर इंपॉर्टेंट और हम देखें तो और क्या फ्रेंड्स हो सकता है, और देख सकते हो आप, जैसे कि 22 मार्च देख सकते हो, ठीक है ना, 22 मार्च के बाद में अप्रैल और 22 मई, ये आपको लगातार ही याद रखना है, ये अप्रैल है और ये आपकी क्या है, मई है। तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व जल दिवस, विश्व कौन सा दिवस भाई, जल दिवस। फिर विश्व थल दिवस मनाते हैं, विश्व थल, थल का मतलब स्थल, ठीक है ना, स्थल दिवस, या कह सकते हो विश्व भूमि दिवस, ठीक है ना। और ये मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस, या शॉर्ट में बोल सकते हो जैव दिवस, ठीक है ना। तीनों डेट एक ही है ना, मंथ भी लगातार है, तो फिर याद करने में क्या जाता है, याद कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते, पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। एक और परीक्षा ध्यान रख लीजिए, 16 सितंबर, क्या ध्यान रखोगे, 16 सितंबर ध्यान रख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस दिन क्या मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर हम ओजोन परत की बात करें तो ये फ्रेंड्स समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। है व्याख्या तो भी और हो सकती है, लेकिन इतना ही रखो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं हर बार में कहता हूं कि 2 क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पे है, किस राज्य में है, एक ये सबसे लंबी तट रेखा कोस्ट लाइन जो है वो किसकी है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत के साथ में सबसे ज्यादा कौन सा देश जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका जवाब क्या होगा भाई, बताएं आप लोग, इसका जवाब क्या होगा। गर्मी भी लग रही है मुझे। चलिए क्या इसका राइट जवाब होगा भाई, किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो बिल्कुल राइट जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, गुजरात। जब हम भारत के मैप को फ्रेंड्स बनाते हैं तो ये कुछ ऐसे, ये वाला जो हिस्सा है आपका ये गुजरात का है। आपको लग रहा होगा कि इसकी
जो कोस्टल लाइन है वो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फ्रेंड्स रियल में ज्यादा है, लगभग में 1214 किलोमीटर की इसकी कोस्टल लाइन है। क्योंकि ये ना मतलब सीधी लाइन नहीं, इसी को जब आप सीधा करोगे ना तो ये बहुत लंबी जाएगी, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो आपका आंध्र प्रदेश है। दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अगर सबसे कम पूछे तो सभी को पता है कि मुंबई के पास में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है गोवा, जिसका नाम है गोवा। तो इसकी लाइन सबसे कोस्टल लाइन जो है वो सबसे कम है। अगर बात करें हम सबसे ज्यादा मैंग्रोव किस राज्य में पाया जाता है, तो जो WB है, जो वेस्ट बंगाल है, वहां पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव फ्रेंड्स जो है पाए जाते हैं। हालांकि गुजरात में भी जो है आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कच्छ की खाड़ी में, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 पे ये आता है अगर कोस्टल लाइन की बात करें। नंबर 3 पे तमिलनाडु आता है, राइट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? आपके ऑप्शन है जनवरी से मार्च, फरवरी से अप्रैल, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देखें भाई, चलो थोड़ा सा वैसे चलने प्रैक्टिकली चलते हैं। अब देखो, चलो मान लो मुझे डायरेक्टली इसका आंसर नहीं आता तो हम कैसे करेंगे? हम खरीफ की कोई एक फसल देख लेते हैं, खरीफ की फसल। चलो मेन जो होती है फ्रेंड्स वो धान होती है। अब आप खुद ही बताइए भाई, धान जनवरी या मार्च, जनवरी मार्च में काटा जाता है क्या? नहीं, जनवरी मार्च में तो फ्रेंड्स जो गेहूं है ना वो बड़े बड़े से हो जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। फरवरी अप्रैल में नहीं भाई, फरवरी अप्रैल मतलब होली की बात हो रही है लगभग में। फरवरी कभी कभी फरवरी में भी जो होली है वो कभी कभी फरवरी में भी पड़ती है, मार्च में अधिकतर पड़ती है। तो यहाँ तक तो भाई आपको ध्यान होगा, जौ वगैरह है, गेहूं वगैरह है, उनकी कटाई हो सकती है, लेकिन भैया खरीफ मतलब धान की कटाई तो नहीं हो सकती। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सितंबर या फिर अक्टूबर या नवंबर या फिर जनवरी, तो इसमें से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहुत आपको जो है शार्प माइंड से देखना है। जो सितंबर और अक्टूबर लगातार इसने मंथ दे दिया। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नवंबर तक जो थोड़े बहुत धान बचे उनकी कटाई हो, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि फ्रेंड नवंबर और दिसंबर में तो आपकी जो गेहूं होते हैं ना उनकी बुवाई मतलब रबी की बुवाई चालू हो जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। इसके अलावा में जैसे मूंगफली है, कपास है, तो वो सारी की सारी जो फसलें हैं फ्रेंड्स वो खरीफ के तहत ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? ये जर्क वो वाली जर्क नहीं है जब हम लोग खेल खेलते हैं बॉल फेंकते हैं, तो वो वाली नहीं है। मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड घन, या मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, या मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, मीटर प्रति सेकेंड घन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा है कि 0 सेल्सियस के किसके बराबर होता है? 273 सेंटीग्रेड कह सकते हो या सेल्सियस कह सकते हो, इसके बराबर होता है, या -273 सेल्सियस के, या 0 सेल्सियस के, या फिर 100 सेल्सियस के। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, -273 सेल्सियस के बराबर होता है। ओके, ये के का मतलब यहाँ पे क्या है? के का मतलब केल्विन है। क्या मतलब है? केल्विन है, ठीक है ना, क्योंकि तापमान जो है फ्रेंड्स वो केल्विन में भी मापा जाता है, सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है, और फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से धुंधले आपको दिखाई दें, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं? ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो धातुएं होती हैं उनकी एक विशेषता होती है कि उनमें से जो लाइट्स होती है वो फ्लो कर जाती है। कह रहा है ऐसा क्यों है, क्या कारण है? कम गलनांक के कारण। तो बिल्कुल फ्रेंड्स गलत बता रहा है, जो धातुएं होती हैं वो मजबूत होती हैं। भाई धातुएं मजबूत नहीं होती है, लोहा कितना मजबूत होता है फ्रेंड्स, बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना। तो ये उल्टा बता रहा है, कह रहा है कम गलनांक नहीं। जैसे मान लो लोहा है, मैं आपको वैसे समझा रहा हूं थोड़ा सा एग्जांपल लेके। लोहा को आप गलाना चाहो तो जल्दी गलेगा, देर में गलेगा? भाई देर में गलेगा, क्योंकि बहुत मजबूत धातु है ये, है ना, बहुत मजबूत धातु है, तो इसका गलनांक कम नहीं ज्यादा होता है। उच्च, आगे क्या लिखा है भाई? उच्च, मुझे दिखाई नहीं दे रहा सही, उच्च
सामर्थ्य के कारण, चलो अभी नीचे वाला देख लें, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, बिल्कुल भाई, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स पाए जाते हैं, इसीलिए उनमें से जो लाइट्स है वो इजीली फ्लो कर जाती है, ठीक है ना। तो इसका सी वाला जो है राइट जवाब होगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, या सेलोलॉजी कहते हैं, या फिर न्यूक्लियोलॉजी कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोलॉजी कहते हैं। चलो आपको मैं एक काम दे रहा हूं, आपको बताना है कि निम्नो या लिम्नो, निम्नो नहीं है आई थिंक, लिम्नो है ना, है ना, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, लिम्नो है आई थिंक, लिम्नोलॉजी किसे कहते हैं? आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, क्योंकि हम सभी को पता है, सारी चीजें किसी भी एक इंसान को पता नहीं हो सकती, लेकिन आप नेट से सर्च करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बन सकता है। लिम्नोलॉजी किसका अध्ययन ही है किसी का, लेकिन किस चीज का अध्ययन है आपको कमेंट में बताना है। चलिए इसका राइट जवाब हो गया था ना ऑप्शन ए, साइटोलॉजी, ठीक है। 58, भाग कहां रहे हो भाई? गाजर का नारंगी रंग किस वर्णक के कारण होता है? लाइकोपीन, कैरोटीन, या एंथोसाइनिन, या फिर जेंथोफिल। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन। इजीली याद भी आप रख सकते हो भाई, जो है कैरेट मीन्स गाजर होता है, तो उसी बर्ड से ही बना आपका कैरोटीन, ठीक है। लाइकोपीन की बात करें सो फ्रेंड, जो टमाटर होता है, क्या होता है आपका, जो टमाटर होता है उसका जो लाल रंग होता है, उसका जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण ही होता है, ठीक है ना, वो लाइकोपीन के कारण ही होता है। एक और ध्यान रख लीजिए आप, ज्यादा नहीं तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिर्च होता है, मिर्च या मिर्चा कह लो, जो लाल वाला सूखा हुआ, उसका रंग जो है लाल क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा कैप्से, इसका आंसर होगा कैप्सेथिन, कैप्सेथिन। लेकिन अगर वही पूछे कि जो मिर्च होती है, मिर्चा जो होता है, किस कारण से उसका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, कड़वा स्वाद उसका किसके कारण होता है फ्रेंड? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो कैप्सेथिन होगा। सॉरी माफी चाहता हूं, यहाँ पे हाँ ठीक है, कैप्सेथिन है ना, यहाँ पे कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, ओके सही है, मुझे लगा कि गलत है, कैप्सेसिन यहाँ पे होगा। अगर पूछे मिर्च का कड़वापन किसके कारण होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कैप्सेसिन। बहुत मामूली ही डिफरेंट है इसमें, बहुत कम ही डिफरेंस है, इसलिए सही से समझना। लेकिन अगर पूछ ले मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आंसर आएगा कैप्सेथिन, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 59, 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होती है? 256 मेगाबाइट के, 512 मेगाबाइट के, या 1024 मेगाबाइट के, या फिर 1024 के जो स्क्वायर होता है उसके मेगाबाइट के। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही फ्रेंड्स राइट जवाब होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवलादेव जो है आपका राजस्थान में है। राजस्थान में और भी आपके जो है नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है, जैसे कि सरिस्का है, आपका क्या है, सरिस्का है, ये भी आपका कहाँ है फ्रेंड? तो राजस्थान में ही है। कर्नाटक में आप याद रख सकते हो, आप बांदीपुर आपका यहीं पे है, बांदीपुर आपका यहीं पे है, वनेरगट्टा, वनेरगट्टा जो है आपका यहीं पे है, कर्नाटक में ही है। मध्य प्रदेश की बात ही क्या करें, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आंसर दोगे मध्य प्रदेश। अगर पूछे सबसे ज्यादा आपके टाइगर रिजर्व कहाँ है, तब भी आप बताओगे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं, तब भी आप आंसर बताओगे मध्य प्रदेश। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ है, तब भी आप आंसर बताओगे मध्य प्रदेश। अगर पूछे कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है जनजातियां पाई जाती हैं, तब भी आप आंसर दोगे मध्य प्रदेश। तो क्या इतनी चीजें समझ में आई है? ठीक है ना। हाँ एक ध्यान रख लीजिए मध्य प्रदेश का,
अभी तक भारत में 57 जो है टाइगर रिजर्व थे, लेकिन फ्रेंड्स एक नया 58वां जो है जोड़ा गया है, इसका नाम है माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि आपका एमपी में है। लास्ट वाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले, हाँ ये लास्ट वाले जरूर ध्यान रखो भाई, जो लोग सिविल एस्पिरेंट है। 57 जो है वो आपका राता पानी है। कौन सा है? राता पानी है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी फ्रेंड्स आपका एमपी में ही पड़ता है। 56वां मेरे दिमाग से निकल गया है इतना। हाँ 56वां कौन सा हो सकता है भाई? छत्तीसगढ़ का है कोई, आप लोग एक बार देख लेना किसका है। छत्तीसगढ़ का है, मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा, दिमाग से नाम जो है उतर गया, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो आंसर बताओगे हैली। क्या आंसर बताओगे? तो आंसर बताओगे हैली नेशनल पार्क। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, हम तो नेशनल पार्क का नाम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि जो नेशनल पार्क है वो इंग्लिश का वर्ड है, जिसका हिंदी में मतलब राष्ट्रीय उद्यान ही होता है। इसकी स्थापना जो की गई थी फ्रेंड्स वो 1936 में की गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या किया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। अगर पूछे कि भारत में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर था, उसकी जो है शुरुआत कहाँ की गई, तो यहीं पे 1973 में ही की गई थी। और सबसे पहले जो आपका जिम कॉर्बेट है, तो वहीं पे इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, राइट है, ठीक है ना। चलिए एक चीज और जान लो भाई, जो सिविल वाले हैं, तो जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है और जो प्रोजेक्ट आपका एलिफेंट, इनको अब जो है मर्ज कर दिया गया है, मतलब दोनों को एक में ही मिला दिया गया। ये स्टेटमेंट के रूप में आपके एग्जाम में दिखाई दे सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? इससे पहले उसने गिद्धा पूछा था, इस बार भांगड़ा पूछ लिया है, तो क्या गलत किया है? अरुणाचल प्रदेश का, पंजाब का, असम का या फिर नागालैंड का? तो किसी से गलत होगा ही नहीं, क्योंकि हम सभी को पता है भांगड़ा जो है फ्रेंड्स पंजाबियों का डांस है, और पंजाबी जो है वो पंजाब में स्पेशली रहते हैं। असम का ध्यान रख सकते हो, बिहू, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 62 सूचना का अधिकार आ गया भाई। आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीआई वाला जो आपका एक्ट है आप बढ़िया से उसे कवर कर लें। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? पीड़ित व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी को, या फिर सभी नागरिकों को, या गैर सरकारी कर्मचारी को? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, इसको मैंने समझाने के लिए बहुत कोशिश की थी। जरा पीड़ित व्यक्ति को नहीं भाई, जो पीड़ित नहीं है तो वो भी तो आरटीआई लगा सकता है। सरकारी कर्मचारी को नहीं, गलत है। सभी नागरिकों को बिल्कुल, बस शर्त है कि वो जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो जो है आपका आरटीआई फ्रेंड्स लगा सकता है, ठीक है ना। आरटीआई ये जान लीजिए कि जो है 30 दिन का इसका मैक्सिमम टाइम होता है। 30 दिन के अंदर आरटीआई का जवाब सामान्य रूप से आना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो इसके प्रति जो भी अधिकारी जवाबदेह होता है तो उसको पेनाल्टी भी लग सकती है। हाँ, अगर मान लो कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसी एजेंसी या ऐसे डिपार्टमेंट या ऐसी जानकारी जिनको उजागर करने से, डिस्क्लोज करने से हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है, तो ऐसी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। साथ में ये भी जान लो जो आरटीआई एक्ट है वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा?
वम निरोधक दस्ता, होमगार्ड दस्ता, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मी या उक्त में से कोई नहीं। तो राइट जवाब हो जाएगा वम निरोधक दस्ता। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कह रहा विस्फोटक पदार्थ की, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनकी सूचना मिली है, तो होमगार्ड बेचारे उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जो भी वहां पे विस्फोटक पदार्थ है तो वो जाके क्या करेंगे, अपने आप को खतरा मोल लेंगे क्या? तो ये तो ऑप्शन कट गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मी नहीं, हाँ थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन इनका वहां पे कोई काम नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मी हो सकता है कि वो उनका प्रोजेक्ट कोई और हो, वहां पे तो विस्फोटक पदार्थ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, वम निरोधक दस्ता। आपने देखा भी होगा मूवियों में, कहीं पे अगर सूचना मिलती है कि बड़े मॉल हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पे अगर आपकी जो है विस्फोटक पदार्थ कोई है तो फिर वही जाते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन बी बरसाना में, जो कि पड़ता मथुरा में ही है, लेकिन राइट जवाब ऑप्शन बी होगा बरसाना में। थोड़ा फास्ट ही चल रहा हूं। निम्नलिखित राज्यों में से किस से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? इसके जस्ट जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो राजस्थान के साथ में नहीं लगती, पंजाब के साथ में नहीं लगती, या फिर हरियाणा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा तो नहीं है, हरियाणा के साथ में फ्रेंड्स लगती है यूपी की सीमा, राजस्थान के साथ में भी लगती है, क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं आगरा वगैरह है वहां पे जो है लगती है। पंजाब, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट जवाब होगा फ्रेंड्स। जो पंजाब है वो यूपी के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा यूपी के बारे में, एक बार मैप बना लें क्या यूपी का।